नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन की रिपोर्ट में कृषि स्टार्टअप को लेकर खुशी की खबर। 9 साल में कृषि क्षेत्र का बजट 300% बढ़ा। स्टार्टअप की संख्या कई गुना बढ़कर 7,000 हुई पार। महाराष्ट्र में गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का हुआ समापन। राज्य की सभी चीनी मिलों ने पेराई की बंद। इस सीजन में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ। फलों के राजा आम की बहार देश भर में। इसकी मांग पूरी करता है उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद का आम। मलिहाबाद के आम की देश विदेश में रहती है खास मांग। इस बार आम की खेती बढ़िया होने और आम की मांग बढ़ने से किसानों में है खुशी की लहर। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर भाग और बिहार में भीषण गर्मी का जताया अनुमान। पूर्वी और मध्य भारत में भी शनिवार से गर्म हवाएं चलने की संभावना। वहीं 22 मई तक देश के दक्षिणी हिस्सों में बहुत भारी बारिश की संभावना और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव। और अब समाचार विस्तार से। किसानों के लिए खुशी की खबर है। जी हां, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कृषि में बड़ा परिवर्तन कर रहा है। कृषि कारोबार के अनुकूल माहौल और सरकार के समर्थन से पिछले 9 साल में कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या कई गुना बढ़कर 7,000 से अधिक हो गई है। 2014 और 2015 से पहले इसकी संख्या 50 से कम थी। 9 वर्षों की इस अवधि में कृषि के लिए बजट आवंटन में भी 300% की बढ़ोतरी की गई है। ये 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों की स्थिति बदलने में अहम भूमिका निभाई है। इन योजनाओं की मदद से किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। जैविक खेती को बढ़ावा देने, महिला किसानों को सशक्त बनाने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने एवं सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए सरकार के प्रयासों ने किसानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गन्ना किसानों के लिए महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर आ रही है। जी हां, इस बार महाराष्ट्र में उम्मीद से ज्यादा चीनी का उत्पादन हुआ है। महाराष्ट्र में गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का समापन हो गया। राज्य की सभी चीनी मिलों ने पेराई बंद कर दी है। इस सीजन में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ है। राज्य में अनुमान से अधिक 110.17 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल राज्य में 105.34 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चीनी निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 2023-24 में कुल मिलाकर 207 चीनी मिलों ने पेराई में भाग लिया था, जिसमें 103 सहकारी एवं 104 निजी चीनी मिलें शामिल थीं। चीनी मिलों ने 1073.08 लाख टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश 103.35 लाख टन चीनी उत्पादन के साथ दूसरे पायदान पर रहा। चीनी के दोनों प्रमुख राज्यों में पिछले साल से अधिक उत्पादन हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक दृष्टि और क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। सचिव ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की व्यापक प्रकृति को रेखांकित किया, जिसमें पायलट परियोजनाएं, अनुसंधान और विकास R&D पहल और कौशल विकास कार्यक्रम जैसे घटक शामिल हैं। ये समग्र दृष्टिकोण हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में नवाचार, सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इसके अलावा परियोजनाओं के संचालन और अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने पर मिशन का ध्यान हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने, अत्याधुनिक समाधानों और सर्वोत्तम प्रथाओं के उद्भव को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। विज्ञापन भल्ला ने देश में इसकी कम लागत पर जोर देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा सामर्थ्य में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को दोहराया। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ भारत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए एक आकर्षक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जो टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की और परिवर्तन की देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के निर्बाध एकीकरण के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में भारत के एकीकृत ग्रिड बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डालते हुए भल्ला ने दर्शकों को बताया कि ये एकीकृत ग्रिड न केवल ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीयता का बढ़ावा देता है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के रणनीतिक प्लेसमेंट में भी सक्षम बनाता है। दक्षता और हाइड्रोजन के लंबी दूरी के परिवहन और भंडारण की आवश्यकता को कम करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय MDONER ने स्वच्छता पखवाड़ा के शुभारंभ के साथ स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये आयोजन विज्ञान भवन एनेक्सी नई दिल्ली में शुरू हुआ और 16 मई से 31 मई 2024 तक चलेगा। उद्घाटन समारोह के दौरान टीम MDONER ने स्वच्छता गतिविधियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए और स्वच्छ भारत मिशन के संदेश को फैलाने के लिए स्वच्छता प्रतिज्ञा ली। सचिव MDONER के नेतृत्व में प्रतिज्ञा में जीवन के सभी पहलुओं में सर्वोत्तम स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया गया। सचिव MDONER ने स्वच्छता पहल को पूरे वर्ष टिकाऊ बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी स्टाफ सदस्यों से पूरे वर्ष सक्रिय रूप से भाग लेने और स्वच्छता प्रथाओं को लागू करने का आग्रह किया। स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिनमें पर्यावरण अनुकूल पहल पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करना, अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण अभियान और नुक्कड़ नाटक शामिल हैं। पखवाड़े की पूरी अवधि के दौरान MDONER और इसके संगठन उचित स्वच्छता और रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी डिवीजनों और आसपास के कार्यालय परिसरों में नियमित स्वच्छता निरीक्षण करेंगे। फलों के राजा आम की इस वक्त बहार है। गर्मियों में आम खाने का आनंद ही कुछ और होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद के आम की तो बात ही कुछ और है। मलिहाबाद में इस वक्त आम की फसल के साथ साथ लोकसभा चुनाव के चलते ही माहौल गर्म है। यहाँ 20 मई को मतदान होना है। चुनावी खबरों के बीच आइए आपको मिलाते हैं मलिहाबाद के एक ऐसे परिवार से जो 2 दशक से अधिक समय से यहाँ आम की खेती कर रहा है। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। जमात तक पढ़े हैं, पढ़ने में दिल नहीं लगा, कभी तो फेल हो गए 7वीं जमात में। बस जब फेल हो गए उसके बाद से आज का दिन हम सिर्फ इसी में नर्सरी में हैं। हमें 2 मुल्कों ने बुलाया हमको सन 2000 में नहीं 2000 में। हाँ, तो ये समझिए दुबई वालों ने 10 तोले का बिस्कुट सोने का दिया और ईरान में भी गए। ईरान वाले भी कुछ देना चाहे तो हमने साफ कहा कि नहीं, हमें नौकरी नहीं करना है। तो
हमें 10 तोले का बिस्कुट भी दिया, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें पैसे से प्यार नहीं है, तो हम इसी में लग गए। हाजी कलीमुल्लाह खान और उनके किसान साथी कम होते जलस्तर और कीटनाशकों के बढ़ रहे उपयोग से भी थोड़े चिंतित नजर आए। दिक्कतें इसी में नहीं आ रही, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, शायद पूरी दुनिया में आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा पानी जो ऊपर से बरसता है वो पानी समंदर में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद ये माहौल जो मलिहाबाद में है पूरे भारत में है, क्योंकि यहाँ पर पानी जहाँ हम खड़े हैं 26-27 फुट पर था, आज करीब 80 फुट पर पानी पहुँच गया। यहाँ पर 52 फुट पर पहले स्टेट कमेटी बन जाती थी, पूरा पानी हमको मिला करता था, आज हमको 180 फुट पर पानी सही मिल रहा है। तो पानी की कमी इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है कि ज़मीन धीरे धीरे खाली हो रही है। चैनलों के माध्यम से कहा है कि दवा पे जो है अगर सरकार लगाम लगाएगी नकली दवाओं पे, तो उससे जो है बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये नकली दवा हम लोग को मिल जाती है, छिड़कते हैं, उसका पौधा बौर और सब जल जाता है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश है कि जो है ये जो नकली दवा है, या आप लोग ऐसी कोई एजेंसी खुलवा दीजिए अपनी तरफ से कि उसमें कम से कम दवा जो है, दवा की सुविधा अच्छी मिले और ओरिजिनल मिले। जब दवा ओरिजिनल मिलेगी तो उसमें फल भी अच्छा आएगा, साफ आएगा। चुनाव के इस मौसम में आम के किसानों को उम्मीद है कि लोगों की नजर उन पर भी पड़ेगी। प्रत्याशी उनकी सुध लेंगे और इन विश्व प्रसिद्ध आमों को बचाने की कोशिश करेंगे। मलिहाबाद दशहरी आम के लिए आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आम की अर्थव्यवस्था को अब तक की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार प्रतिबंधों के जरिए और उसकी आपूर्ति में आ रही समस्याओं से जूझ रहे इन व्यापारियों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना ये कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मलिहाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के 6वें दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने भी कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के भाषण में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। कलराज मिश्र ने भारत के संविधान की प्रशंसा करते हुए मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा के लिए बहुत ही पावन पर्व है। ये दिन विद्यार्थी जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण के पूरा होने का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि कृषि शिक्षा में छात्राओं की संख्या छात्रों के बजाय तेजी से बढ़ रही है, जो बढ़ते महिला नेतृत्व का संकेत है। उन्होंने बताया कि आज गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 71% से अधिक छात्राएं हैं। कलराज मिश्र ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिकों को जैविक खेती, जल संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण में नवाचार पर ध्यान देने की जरूरत है। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक देश के पश्चिमोत्तर भाग और बिहार में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। सोमवार तक पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। पूर्वी और मध्य भारत में भी शनिवार से गर्म हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 मई तक देश के दक्षिणी हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक वर्षा होने की आशंका है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी सोमवार तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 दिन के भीतर दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम एजेंसी ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए पश्चिमोत्तर, मध्य पूर्वी भारत, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को दाहोद, हिम्मतनगर, इंदौर और जालंधर सिटी मंडी में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि उदयपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 15 मई को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2700 रुपए,
16 मई को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 2600 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी में सोनालिका क्वालिटी के गेहूं के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 मई को सोनालिका गेहूं का भाव था 2665 रुपए। 16 मई को इसके सौदे 22 रुपए लुढ़क कर 2645 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में बीते बुधवार को लोकल गेहूं का भाव था 2480 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 89 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2391 रुपए। वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में 15 मई को गेहूं का भाव रहा 2280 रुपए। 16 मई को इसके सौदे 5 रुपए टूटकर 2275 रुपए पर हुए। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में कल्याण गेहूं के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 15 मई को गेहूं का भाव रहा 2330 रुपए। 16 मई को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2340 रुपए। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2175 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1120.19 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। इन दिनों मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो अलीगढ़ और लिंगसुगूर मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दाहोद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि आसनसोल मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में बीते बुधवार को अरहर का भाव रहा 9600 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 9500 रुपए आ गया। जबकि कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 मई को अरहर का भाव था 11,000 रुपए। 16 मई को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 11,300 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 15 मई को अरहर का भाव था 9,150 रुपए। 16 मई को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 9,160 रुपए प्रति क्विंटल पर। हालांकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 मई को अरहर 9,650 रुपए पर बिकी। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33.39 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33.12 लाख टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक 23-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। बिहार में मक्के की कटाई करें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं।
मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग के खेत में निराई करें। यहाँ बैगन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ ही धान की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं जूट के खेत में निराई कर सकते हैं। जूट के खेत से खरपतवार निकालें। बिहार में आम के बागों की देखभाल कर लें। इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई करें। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। यहीं कद्दू के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही लीची के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। बिहार में करेले के खेत से घास फूस निकाल लें। करेले के खेत में सिंचाई करते रहें। झारखंड में मूंग की बुआई कर लें। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं फूल गोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फूल गोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान पत्ता गोभी के खेत में भी सिंचाई कर लें। अभी हल्दी की बुआई का समय उपयुक्त है। झारखंड में धान की रोपाई कर लें। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़काव करें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री ने आज यूपी के बाराबंकी में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि सत्ता मिलने पर वे राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता मिलने पर वे राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इंडी गठबंधन वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस की टीम बयान दर्ज करने के लिए 30,000 कोर्ट लेकर पहुंची है। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रकरण में स्वाति मालीवाल ने देर रात FIR दर्ज करवाई थी।
अपने साथ हुई बदसलूकी पर पहली बार बोलते हुए स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव ने उन्हें थप्पड़ मारा, लातों से मारा और पेट में भी मारा। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में चूड़ियां दिखाकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार आज हुबली में मृतका के हमलावर से मिली। उन्होंने कहा कि आरोपी के सर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। एक सिरफिरे ने घर में घुसकर चाकू से हमला करके 21 वर्षीय अंजलि अंबिगेरा को हत्या कर दी थी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से महिला के साथ दुर्व्यवहार की एक और घटना सामने आ रही है। गुरुवार को एक महिला ने 3 लोगों पर घर के बाहर से उसका अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और बालूरघाट से लोकसभा उम्मीदवार सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं पर उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा ने भी इस घटना को निंदनीय बताया। भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं और पुलिस का व्यवहार निराशाजनक है। गाजा के रफा में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल वैभव अनिल काले को इजरायल में श्रद्धांजलि दी गई। उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया जा रहा है। इजरायल स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की सुव्यवस्था की कप्तान खुद संभाल रखी है। इसी क्रम में उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में स्पष्ट किया कि तीर्थ यात्रियों को सुगम और सुरक्षित दर्शन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।